नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो बहुत ही मार्मिक कहानी है। इस कहानी में आप देखेंगे कि एक माँ ने किस प्रकार से अपनी बहू को न्याय दिलाने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया, या यूँ कहें कि हत्या कर दी। दोस्तों, इस प्रकार के उदाहरण इस दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर देखा जाता है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सुबकती हुई राधा के आंसू साड़ी के पल्लू से पहुंचते हुए माँ भागीरथी ने कहा, तू चिंता ना कर बहू, तेरे साथ मैं कुछ भी गलत ना होने दूंगी। आज रात मैं सारी सच्चाई खुद देखूंगी। मगर माँ जी, तुम खुद देखोगी, पर कैसे? राधा ने आंसू पोंछते हुए अपनी सासू माँ से प्रश्न किया। तू कैसे को छोड़, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। आज रात तू मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो जा, और मैं तेरे कमरे में तेरे बिस्तर पर सो जाऊंगी। राधा माँ की बातों से भौचक्की रह गई। माँ अपने बेटे को पकड़ना चाहती थी या मेरी सत्यता जांचना चाहती थी, पर मुझे कोई डर नहीं। बात तो सच ही थी ना, जो मैंने माँ को बताया। पर अगर कहीं केसरी को पता चल गया तो क्या करेगा पता नहीं। तभी माँ ने कहा, समझ गई बहू, अब तू जा और मैं भी चलूं। बहू और माँ ने कमरे के साथ साथ अपनी साड़ी और बिस्तर भी बदल लिए। रात्रि का लगभग 1 बजा था। घर के सभी लोग सो चुके थे, परंतु माँ की आंखों में नींद न थी। वह समय को काटने का इंतजार कर रही थी। मन ही मन सोच रही थी, काश काश की बहू की बात गलत हो जाए तो मैं कल उसकी खबर लूँगी। मेरे बेटे पर कितना गंभीर आरोप मंडा है इसने, पर बहू भी तो झूठ नहीं बोलती, और फिर विधवा है बेचारी, तो ऐसी वैसी बात भी ना कहेगी। जो होगा आज मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। सोच ही रही थी कि खिड़की के खटकने की आवाज़ आई। माँ चादर ओढ़े लेटी थी। पंखा तेजी से चल रहा था। तभी खिड़की से कमरे के अंदर किसी के कूदने की आवाज़ आई। किसी के पदचाप उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी माँ को लगा कि उसकी चारपाई पर कोई बैठा है और उसे दबोच लिया। भागीरथी ने झट से चादर हटाकर उसको धक्का दिया। धक्का देने से वह आदमी लगभग गिरा। भागीरथी फुर्ती से उठी। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर कहा, अब जाती कहाँ है? बहुत दिनों से बहाना बना बना कर मेरा खून जला रही है। आज नहीं मानूंगा। आज तो कुछ भी कर ले, सब सो रहे हैं। और सुन, अगर तूने जरा भी चिल्लाया ना तो मैं इस पिस्तौल से तुझे गोली मार दूंगा, लड़खड़ाते हुए उस आदमी ने कहा। तभी भागीरथी ने उससे थोड़ी हाथापाई की और किसी तरह छूटकर लाइट जलाई। लाइट की रोशनी में केसरी ने जब भागीरथी को देखा तो हतप्रभ रह गया। माँ, तू यहाँ क्यों? क्या हुआ? अब आना, ले चल मुझे बिस्तर पर, कर ले अपनी मनमानी। वाह बेटा वाह। माँ अपने बेटे के जन्म पर जितनी खुश होती है, उतनी ही आज तेरी इस करतूत पर शर्मिंदा हूँ। काश तू पहले ही मर गया होता। पर माँ, मैं शराब के नशे में हूँ। वाह बेटा, अपने कुकर्म को छुपाने के लिए एक और कुकर्म की दलील। अगर तू शराब के नशे में था तो बहू के कमरे तक कैसे चला आया? मेरे कमरे में क्यों नहीं घुसा? अगर तू शराब के नशे में था तो तुझे खिड़की कैसे समझ आई? बहू का बिस्तर कैसे दिख गया? तू अपनी हवस में इतना अंधा हो जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुझ जैसे नीच की माँ होने से अच्छा होता कि मैं बांझ ही रह जाती। पर माँ, राधा ही मुझे बुलाती थी। विधवा है ना बेचारी, तो शायद उसे भी आगे अपनी गंदी जुबान से कुछ अपशब्द बोलता। तब तक भागीरथी ने 2-3 चांटे उसके गाल पर रसीद कर दिए। केसरी चिल्लाया, माँ, अब अगर तूने मुझे मारा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ है। यह कहते हुए उसने अपनी पिस्तौल भागीरथी पर तान दी। अच्छा, तो तू मुझे मारेगा? मार, तू आज मुझे मार ही डाल, यह नेक काम भी कर ही ले आज। अच्छा, अच्छा होगा कि बहू की इज्जत बचाने में मैं मर जाऊं। दोनों लोगों की तेज आवाज़ों ने घर के सभी सदस्यों को जगा दिया। सभी लोग बहू के कमरे की ओर दौड़े। कमरे के दृश्य को देखकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राधा यह सब देखकर रोने लगी। वह सोचने लगी, क्या फ़ायदा ऐसी इज्जत बचाने का जिसकी खातर उसकी माँ की जान ही चली जाए। अगर माँ ही ना रही तो मैं भी कैसे जीऊँगी? यही तो मेरा सहारा है इस घर में। तब फिर कौन मेरी इज्जत बचाएगा? वह तो लुट ही जाएगी ना।
वह दौड़ी और झट से माँ के आगे आकर खड़ी हो गई। केसरी, अगर मारना ही है तो मुझे मार दे, पर माँ को कुछ ना कहे। देख, यह तेरी माँ है, मैं पराये घर की हूँ। मैं मर गई तो तेरा घर बच जाएगा। तू दूर हट जा वेश्या, यह सब तो तेरी वजह से ही हो रहा है। तूने ही इस घर में आग लगाई है, अब हम सबको नाटक करके दिखाती है। केसरी के मुंह से ऐसे बेशर्म भरे शब्दों को सुनकर उसके पिता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से केसरी की पिस्तौल पकड़ी और दूर फेंक दी और अपनी छड़ी से उसको पिटाई करने लगा। बोले, नालायक, हमारे खानदान में तुझ सा कपूत कोई पैदा ही नहीं हुआ। तेरी आंखों में जरा भी शर्म है तो मर जा कहीं जाकर, हमें तेरे मरने का तनिक भी अफसोस ना होगा। अरे बापू, तुम भी शुरू हो गए? तनिक मेरी भी तो बात सुनो। तुम भी मुझे अम्मा की तरह बेवकूफ़ समझते हो? जरा ठंडे दिमाग से सोचो बापू। राधा की भरपूर जवानी और उस पर यह विधवापन, क्या काम वासना इसे न जलाएगी? तब फिर उस आग को ठंडा करने के लिए यह किसी किसी के पास न जाएगी? किसी बाहरी कुएं के पास जाकर प्यास बुझाए तो उससे आपकी ही बदनामी होगी। अच्छा है कि इसकी आग यहीं बुझती रहे। ऐसे घिनौने तर्क को सुनकर केसरी के बापू ने आगे बढ़कर उसके सिर के बाल पकड़ लिए और कहा, वाह बेटा वाह, इससे घटिया सोच तेरी हो भी नहीं सकती। तू दुख की मारी अपनी ही विधवा भाभी के बारे में इतने गंदे विचार रखकर उसे नोच नोच कर खाना चाहता है। अच्छा तो तब लगता जब क्षत्रियों की तरह तू उसका बेटा बनकर उन गिद्दड़ों से लड़ता जो इसकी तरफ कुदृष्टि डालते। तू तो मेरा केसरी था ना। पर तू अब चल और अपनी भाभी के चरणों में गिरकर उससे माफ़ी मांग। कहते हुए दिलावर सिंह ने केसरी को उसके चरणों की तरफ धकेल दिया। पैरों में गिरा केसरी अंदर ही अंदर धधकने लगा। बाबूजी बोले, बेटी मैं शर्मिंदा हूँ और अपने नालायक बेटे की तरफ से तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। यह बात घर से बाहर कभी किसी को ना बताना, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह कहते हुए बापूजी तेज कदमों से कमरे से बाहर चले गए। केसरी भी अकड़कर बाहर निकल गया और राधा माँ के गले लगकर रोने लगी। तभी माँ ने कहा, तू रो ना बेटी, तेरे लिए मैं हूँ ना, अभी मरी नहीं हूँ। मेरे रहते तुझे कोई कुछ ना होगा। राधा बोली, माँ तुम हमेशा मेरे साथ रहना, भगवान मेरी उम्र भी तुम्हें दे दे। रात किसी तरह निकली कि अगली सुबह हुई, मगर केसरी अभी भी अपमान की आग में जल रहा था। रात के अपमान ने उसे चौटेल बना दिया था। वह अपने अपमान का जल्द से जल्द बदला लेना चाहता था। उसने गांव के अपने नीच साथियों को एकत्रित किया, फिर उनको शराब पिलाकर कुछ समझाया। 2-3 दिन घर में शांति बनी रही, पर यह शांति तो तूफान से आने के पहले की वाली शांति थी। एक सुबह राधा और उसकी माँ दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए खेतों की ओर गई। खेतों में फसल खड़ी थी। जैसे ही वे दोनों खेतों में पहुंची, कुछ लड़के खेतों से निकल आए और राधा को पकड़ने लगे। राधा के साथ होते दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जैसे ही उसकी माँ ने उन्हें उल्टा सीधा कहा, केसरी ने पीछे से आकर अपनी माँ को पकड़ लिया और मुंह पर कपड़े के साथ उसके हाथ पांव भी बांध दिए। माँ ने छुटने की भरपूर कोशिश की, मगर सब बेकार गई। अब तो मुंह से आवाज़ भी न निकल पा रही थी। राधा डर से थर थर काँपने लगी। तभी केसरी ने एक स्प्रे निकाला और राधा के मुंह की ओर स्प्रे किया। थोड़ी देर में राधा बेहोश हो गई। अब इन दुष्टों का काम और आसान हो गया। माँ की आंखों के सामने उसकी प्यारी बहू के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार होती गई। उसके शरीर को बारी बारी से रौंद दिया गया। बेचारी माँ देखने और आंसू बहाने के अलावा कुछ न कर सकी। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे और उसके नालायक साथियों ने शराब पी और वहाँ से निकल गए। तभी कुछ दूर जाकर केसरी अपने साथियों के साथ पुनः पलटा और माँ के पास आकर उसको ठोकरे मारते हुए बोला, देख बुढ़िया, तूने देख लिया केसरी का बदला। मैं जमींदार खानदान का शेर हूँ और तू एक औरत, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तेरी आंखों के सामने ही तेरी बहू से दुराचार किया और तू सिवाय आंसू बहाने के कुछ न कर सकी और अब कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरा इकलौता बेटा रह गया। अगर मुझे कुछ हुआ तो तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। तेरी चिता को आग को देने वाला कोई न बचेगा, और अगर तूने पुलिस से कुछ कहा तो अब की बार तेरी इज्जत पूरे गांव के सामने, समझ गई ना? बेचारी भागीरथी के लिए इससे शर्मनाक क्षण और कोई ना हो सकता था,
क्योंकि एक माँ के लिए इस परिस्थिति को फेस करना आसान न था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कुछ संकल्प किया, पर क्या, यह कोई नहीं जानता था। पर इतनी जरूर थी कि संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। राधा तो पहले ही मर चुकी थी। उसके शरीर से निकलता खून और शरीर पर पड़े निशान उसके साथ होने वाले जघन्य कृत्य की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे थे। सारा खेल खत्म हो चुका था, मगर माँ भी करे तो क्या करे। वह अब बेबस थी। वह सोचने लगी, कैसे राक्षसों का जन्म दिया है मैंने, जिसने अपना ही घर उजाड़ दिया, वह भी मेरे सामने, और मैं कुछ न कर सकी। कितनी बेबस होती है एक औरत। राधा के शरीर से निकलता रक्त और माँ की आंखों से बहते आंसू सुबह की बेला को बहाए लिए जा रहे थे। जब काफी समय बीत गया तो केसरी के बापू को कुछ संदेह हुआ। वह उन दोनों को देखने खेत की ओर गया। कुछ देर ढूंढने के उपरांत उन्हें रक्त रंजित राधा का अर्धनग्न अवस्था में लाश पड़ी मिली। राधा के शव को देखकर उसका कलेजा कांप उठा। झट से उन्होंने अपनी पगड़ी खोलकर उसके ऊपर डाल दी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पगड़ी मेरी बहू का कफन बनेगी। दूसरी तरफ जब निगाह घुमा कर देखी तो भागीरथी बंधी पड़ी थी। भागीरथी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने तुरंत उसे खोला। भागीरथी अपने पति के गले लगकर रोने लगी और बोली, हम बर्बाद हो गए। हम अपनी विधवा बहू के साथ न्याय न कर सके। पर कुछ बताओ भी, आखिर हुआ क्या? किसने किया ये सब? सुनो जी, अब अपनी बहू को अपने कंधे का सहारा दो और ले चलो इसे। राधा के बापू ने राधा को अपने ही कंधों पर उठाया और घर की ओर ले चले। ठाकुर साहब को अपनी विधवा रक्त रंजित बहू को यूं कंधे पर लटका कर लाता देख गांव के सभी लोग इकट्ठे होने लगे। राधा के साथ दुराचार और उसकी मौत की खबर आसपास के सभी गांवों में फैल गई। सभी लोग हतप्रभ थे कि बड़े घर की बहू के साथ ऐसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत किसने की। मगर किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ पा रहा था। लोगों के साथ राधा के बापू ने कहा, भागीरथी, क्यों न हम अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें, जिससे हमारी बहू के साथ हुए अपराध के अपराधी को सजा में दिलाने में मदद मिलेगी। भागीरथी ने कहा, छोड़ो, हम क्यों पुलिस के झगड़े में पड़े। हमारी इज्जत पहले ही मिट गई, अब और फजीयत ना होने दूंगी। इसका जल्द से जल्द दाह संस्कार करा दीजिए। ठाकुर दिलावर सिंह ने राधा का दाह संस्कार करा दिया। कोई भी ठाकुर साहब के फैसले के विरुद्ध कुछ ना कह सका। दाह संस्कार के बाद उस रात्रि में सन्नाटा पसरा था। तभी केसरी अपने घर आया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर वह अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला देखा। उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। वह बोली, शाबाश बेटा, आज कुलच्छनी को तूने अच्छा सबक सिखाया। वह बहुत जोर से हंसी। अच्छा हुआ वह मर गई, वरना हम सब के लिए मुसीबत बनी रहती। आ, मेरे गले लग जा। केसरी उठा और अपनी माँ के गले लग गया। माँ ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, अब तू आराम से सो जा, आज तुझे चैन की नींद आ जाएगी। माँ के बदले स्वरूप से केसरी भौचक्का रह गया। पर माँ तो माँ होती है, वह अपने लड़के का कभी बुरा नहीं चाहती। वह मन ही मन ऐसा सोचने लगा। माँ वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में वह दिलावर सिंह के कमरे में गई। इतनी रात गए भागीरथी, तू यहाँ क्या करने आई है? दिलावर सिंह ने कहा। भागीरथी क्या कर सकती है सिवाय पाप धोने के? जिसका पाप, किसका पाप? तू क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर भागीरथी सब जानती है, ठाकुर साहब, पाप करने वालों को भी और पाप धोने वालों को भी। उसने दिलावर सिंह की बंदूक उठाई, उसमें दोनों कारतूस डाले और लेकर चल दी। अरे भागीरथी, यह कोई खिलौना नहीं जो तू इसको लिए जा रही है। यह बंदूक है, बंदूक। इससे गोली चल जाएगी। हाँ हाँ, मैं भी छतरानी हूँ, मैं भी जानती हूँ इस बंदूक और गोली को। पर तुम पीछे हटो ना, आज मुझे अपना धर्म निभाने दो। वह चली और केसरी के कमरे में जा पहुंची। लाइट जलाई तो केसरी चौंक कर उठ बैठा। माँ के हाथ में बंदूक और पीछे बाबूजी को खड़ा देखा। माँ, वह घबराया और बोला, अरे बाबूजी देखो। माँ, बंदूक। हाँ हाँ, बंदूक। तू क्या समझता है, तू मनमानी करेगा? तेरा खून खून है, राधा का खून खून न था। तेरे अंदर ही ज्वार उठता है। पर तू नहीं जानता, जब एक माँ के अंदर ज्वार उठता है तो प्रलय आ जाती है। तूने क्या कहा था, तू जमींदार कुल का शेर है? तो सुन, मैं भी उस कुल की देवी हूँ।
और सवारी शेर नहीं देवी करती है। हाँ, एक बात और सुन ले केसरी, जब कुत्ता या शेर पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है ताकि इस समाज के लिए खतरा न बन जाए। और तू वही पागल कुत्ता है, तू तो शेर भी नहीं है। तू अब इतना ताकतवर हो गया कि अपनी माँ की इज्जत सरेआम उछालेगा। जमींदार खानदान की तेरी माँ की इज्जत बचाने के लिए तेरे बापू हैं। अभी मेरा सुहाग जिंदा है। तुझे मैंने जन्म दिया है तो मृत्यु भी मैं ही तुझे दूंगी। और क्या कहता था, तू कुलदीपक है। तू सुन, दीपक जलता है और उसे जलने दिया जाता है, पर जब वह दावानल बन जाता है तो उसे बुझाना ही पड़ता है। आज मैं अपने इन्हीं हाथों से इस दावानल को बुझा दूंगी जिसने मेरे घर को जलाकर खाक कर दिया। इसकी लपटें हम दोनों की तरफ पहुंचे इससे पहले मैं इसको बुझा दूंगी। भागीरथी शांत रही, पर तू अपने पाप धोता रहा। आज भागीरथी तुझ जैसे पापी को बहाकर तेरा अंत कर देगी। उसने इतना कहते ही दोनों गोलियां केसरी के सीने में दाग दी। केसरी वहीं ढेर हो गया। दिलावर सिंह यह सब देखकर हतप्रभ रह गया। भागीरथी ने कहा, सुनो जी, अब यह पश्चाताप का नहीं, पापियों का नाश का समय है। शुरुआत मैंने अपने बेटे से कर दी है। अब यह बंदूक लो और उन पापियों को दंड दो जिन्होंने मेरी बेटी की इज्जत मेरे सामने तार तार की। भागीरथी की बातें दिलावर समझ चुका था। वह समझ गया कि सारी वारदात भागीरथी के सामने केसरी ने ही करवाई होगी। उसने भागीरथी के सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखा और कहा, भागीरथी तू सचमुच महान है। एक पराई बेटी के लिए तूने अपने बेटे को दंड देने में जरा भी देरी नहीं की। करती भी कैसे? उस दिन उस नीच को छोड़ने का ही यह परिणाम निकला। कोई माँ अपने लड़के से ऐसे कुकर्म की उम्मीद नहीं करती। आज मैं हार गई राधा के बापू, मेरा सब कुछ लुट गया। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ जो तुम्हें ऐसा कपूत दिया। वह उसके पैरों में गिरकर केसरी के लिए माफ़ी मांगने लगी। माहौल काफ़ी गमगीन हो चला था। दिलावर सिंह ना तो रो पा रहा था और ना ही कुछ कह पा रहा था। सिर्फ अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस कर रहा था। उसने भागीरथी को उठाकर कहा, भागीरथी कसूर अकेले तेरा नहीं है, बेटा तो मेरा भी था। अगले दिन उसने भागीरथी द्वारा बताए नामों वाले व्यक्तियों को ढूंढकर पंचायत के सम्मुख पेश करने का ऐलान किया। आज आसपास के गांवों के लोगों को अपने परिवार के साथ आने का निमंत्रण दिलावर सिंह ने भेज दिया। सभी लोग हैरान थे कि आखिर किस कारण परिवार सहित पंचायत की जा रही है, पर ठाकुर साहब का हुक्म सर माथे पर। कोई क्या कहता, सभी लोग पंचायत के लिए एकत्रित हो चुके थे। ठाकुर दिलावर सिंह ने पंचायत में राधा के साथ होने वाले जघन्य अपराध की बात विस्तार से बताई और यह भी बताया कि इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे, जिन्हें जल्द से जल्द पंचायत के सामने प्रस्तुत करना है और फिर सभी के निर्णय से दंड दिया जाएगा। कुछ लोगों ने दबे स्वर में कहा, पर ठाकुर साहब, इसमें सबसे ज़्यादा गलती तो आपके बेटे की है। सबसे पहले सज़ा भी उसे ही मिलनी चाहिए। ठाकुर साहब ने अपने सामिदों को अंदर से चारपाई उठाकर लाने का आदेश देते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी गलती वालों को बड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। आप लोग इस चारपाई की तरफ देखें, फिर बताएं न्याय ठीक हुआ या नहीं। सभी की निगाहें चारपाई की ओर गई तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। केसरी मरा पड़ा था। घूंघट कर महिलाएं भागीरथी के साथ बैठी थी। अब किसी को कुछ भी ना कहना था। वह समझ चुके थे कि बचे हुए लोगों के साथ क्या होने वाला है। ठाकुर दिलावर सिंह ने कहा, राम प्यारी, तू अपनी लड़की की ओर देख। अगर तेरी बिटिया के साथ ऐसा हो तो तुझे कैसा लगेगा? और बिरमा, तू तो बाल विधवा थी, इसी गांव की बेटी थी। क्या तुझे कभी किसी ने गलत निगाह से देखा? पर आज मेरे घर की से उठी चिंगारी कल आग बन जाती। यह गांव क्षेत्र काम वासना में जलने लगता। मैंने चिंगारी दबा दी, पर अभी कुछ सुलगते अंगारे बाकी हैं, उन्हें भी बुझाना जरूरी है। ढूंढो अंगारों को और या तो खुद बुझा दो या पंचायत बुझा देगी। भागीरथी की तरह पाप को बहाना सीखो। अपने बच्चों का नाम सुनकर उनके माँ बाप का सिर पंचायत के सामने शर्म से झुक गया। कुछ ही दिनों में इन अंगारों को खोज लिया गया और इनकी माँ ने दुर्गा के नव रूपों की भांति उन दुष्टों का संहार कर दिया जिन्होंने गांव की अस्मिता पर कीचड़ उछालकर उसे गंदा कर दिया था। आज उनके खून से गांव और क्षेत्र फिर से पवित्र हो गया। समाज के लड़कों में साफ संदेश पहुंच चुका था कि समाज की बहू बेटियों के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों को पंचायत ही नहीं,
घर वाले भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह बस ही सही, पर दोबारा ऐसी घटना उस क्षेत्र में फिर कभी ना हुई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हम सब उन घटनाओं की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।